जय शनिदेव। प्रिय दर्शकों, मैं राजेश जोशी आपका ज्योतिष जागृति केवल सत्य कार्यक्रम में आज फिर से स्वागत करता हूं। प्रिय दर्शकों, जैसा कि आप जानते हैं, हमारी कई दिनों से चर्चा हर लगन कुंडली को लेकर गोचर के भ्रमण काल के बृहस्पति देवता को लेकर चलती रही और मेरी कोशिश ये रही कि मैं हर लगन कुंडली के बारे में आपको विस्तृत रूप से जानकारी देता चला जाऊं कि 1 जून 2013 को जो बृहस्पति देवता का भ्रमण वृषभ राशि छोड़ करके मिथुन राशि में शुरू हुआ है, वो आपको कैसा फल देने वाला है, कितना अच्छा या कितना बुरा फल देने वाला है। मेरी कोशिश ये रही कि मैं आपको दोनों पहलुओं से वाकिफ करवा दूं ताकि आप इजीली ये जान पाएं कि आपको कैसे रिजल्ट्स आने वाले पीरियड में गोचर के भ्रमण काल के बदलाव से मिलने वाले हैं। कल तक हमने कुंभ लगन की कुंडली की बात की। आज आखिरी बात करते हैं मीन लगन की कुंडली। मीन लगन की कुंडली ये इसलिए बनी क्योंकि लगन में ही 12 नंबर लिखा है। 12 नंबर मीन राशि मानी जाती है। मीन राशि के स्वामी ग्रह स्वयं बृहस्पति देवता होते हैं। बृहस्पति देवता इस लगन कुंडली में लग्नेश होने के साथ साथ दशमेश भी हैं। लगन भाव के मालिक बृहस्पति देव जो हमारी पर्सनैलिटी, हमारा बिहेवियर, हमारा एटीट्यूड, हमारी सारी चीज़ों का निर्धारण करते हैं। और बृहस्पति देवता इस लगन कुंडली में साथ में दशमेश हैं, यानी दशम भाव के स्वामी बने। दशम भाव हमारे कामकाज का, हमारे प्रोफेशन, एक्शन, लाइफस्टाइल, हमारा कर्म भाव माना जाता है, हमारा राज दरबार से होने वाला लाभ माना जाता है। पिछले 13 महीने से बृहस्पति देवता यानी 17 मई 2012 से लेकर 31 मई 2013 तक बृहस्पति देवता का भ्रमण काल मीन लगन की कुंडली वालों के लिए तीसरे भाव में रहा। तो आइए, जो 1 जून 2013 को इन बृहस्पति देवता का भ्रमण जो शुरू हुआ है कुंडली के चौथे भाव में, तो बृहस्पति देवता का चौथे भाव का भ्रमण हमें कैसा फल देगा। दर्शकों, ये बात अब आप भली भांति अच्छी तरह समझ चुके हैं कि बृहस्पति देवता का भ्रमण आपके लिए तभी अच्छा फलदायक होगा अगर बृहस्पति देव आपकी जन्म लगन कुंडली में अच्छे पड़े होंगे। अगर आपकी जन्म लगन कुंडली में बृहस्पति खराब पड़े होंगे, बृहस्पति नीच अवस्था के पड़े होंगे, बृहस्पति अशुभ पड़े होंगे, अपनी दशा अंतरा में फल देने में सक्षम नहीं होंगे, तो बृहस्पति देवता का भ्रमण आपको अशुभता के फल देगा। कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना प्रिय दर्शकों, अगर आपकी जन्म लगन कुंडली में अशुभ पड़े हैं तो गोचर में आए हुए बृहस्पति देवता का चौथे भाव में भ्रमण आपको अशुभता के फल देगा। आइए बोर्ड के माध्यम से इसकी विस्तृत रूप से आपको जानकारी देता हूं। चौथे भाव में अगर आपकी जन्म लगन कुंडली में बृहस्पति अशुभ पड़े हैं तो चौथे भाव में आया हुआ गोचर का भ्रमण अशुभता के फल देगा। माता से प्रॉब्लम, माता को प्रॉब्लम, यहाँ पर माता से मनमुटाव होने का योग बनता है। अगर जातक की गाड़ी, भूमि, वाहन, मकान, सुख सुविधाएं लेने वाली हुई तो ये बृहस्पति देवता उस हर कार्य में आपको अटकल देता ही मिलेगा, रुकावट देता ही मिलेगा और ये काम आपका डिले होने का योग बनाते हैं। यहाँ से बृहस्पति देवता ने जितनी दृष्टि 8वें भाव पर डाली तो हर कार्य में बिना कारण की ऑब्स्टेकल खड़ी करना, हर कार्य देरी से करना, हर कार्य खपने के बाद करना, हर कार्य रुकावट अटकलें देने के बाद करना, हर कार्य के लिए ज़रूरत से ज़्यादा भागदौड़ करने के बाद ही उसे पूरा करने में मददगार सिद्ध होते हैं और तब भी वो काम डिले अवश्य होता है। यहाँ से बृहस्पति देव ने जितनी दृष्टि दशम भाव पर डाली तो चलता चलता काम रुकने की कगार पे आना, चलते चलते काम में ऑब्स्टेकल्स देनी शुरू कर देना,
चलता चलता काम में अटकलें देनी शुरू कर देना और पेमेंट का सर्कल डिस्टर्ब करना शुरू कर देना, ताकि कामकाज में अनायास प्रॉब्लम्स खड़ी होनी शुरू हो जाएं। कामकाज की जगह अगर जातक जॉब करता हुआ तो जॉब के लिए भी जातक को परेशानी आनी शुरू हो जाती है, उसके बॉस से उसकी दिक्कत परेशानी शुरू हो जाती है। दशम भाव पर डाली हुई दृष्टि कामकाज संबंधी पूर्ण आपको ऑब्स्टेकल्स देती ही मिलती है, क्योंकि आपकी जन्म लगन कुंडली में ही वो अशुभ पड़ा है। यहाँ से बृहस्पति देव ने जितनी दृष्टि 12वें भाव पर डाली, विदेश यात्रा होना जिसका फ्रूटफुल रिजल्ट जातक को ना मिलना, विदेश सेटलमेंट होना और वहाँ जाकर भी छोटी मोटी जॉब करना, अस्पताल का खर्चा खड़ा होना, जेल यात्रा तक होना अगर बृहस्पति पर कोई पापी ग्रह का पाप प्रभाव हुआ। 12वें भाव संबंधी भी सारे अशुभता के रिजल्ट्स मिलते हैं और फजूल के व्यय जातक के इतने बढ़ जाते हैं कि जातक कल्पता ही मिलता है कि मेरे फजूल के व्यय इतने ज़्यादा बढ़ गए हैं कि मेरे से मेरे खर्चे ही नहीं संभाले जा रहे। ऐसी कंप्लेंट्स हमें अक्सर सुनने को मिलती हैं, क्योंकि आपकी जन्म लगन कुंडली में बृहस्पति अशुभ पड़ा है। तो चौथे भाव संबंधी अशुभता के रिजल्ट, अष्टम भाव संबंधी अशुभता के रिजल्ट, दशम भाव संबंधी अशुभता के रिजल्ट और 12वें भाव संबंधी भी अशुभता के रिजल्ट ही जातक को देते मिलेंगे ये बृहस्पति देवता। पर प्रिय दर्शकों, ये सिर्फ एक पहलू है गोचर का विवेचन करने के लिए। इसका दूसरा पहलू समझना प्रिय दर्शकों अति अनिवार्य है। ये उनके लिए जिनकी जन्म लगन कुंडली में बृहस्पति देवता बहुत अच्छा फल देने में सक्षम है, अच्छी डिग्री लेकर के कहीं केंद्रीय त्रिकोण में पड़े हैं और अपनी दशांतरा में आपको अच्छा फल देने में सक्षम है। जिनके लिए अच्छा है वो अगर चौथे भाव में अब गोचर का आया हुआ भ्रमण का एनालाइजेशन करेंगे तो उनको चौथे भाव संबंधी सारे अच्छे और शुभ फल मिलेंगे। माता से लाभ होने का योग बनता है, माता को भी लाभ होने का योग बनता है, माता से चला आ रहा पुराना मनमुटाव दूर होने का योग बनता है। गाड़ी, भूमि, वाहन, मकान अगर लेने वाला हुआ, कोई प्रॉपर्टी, कोई फिक्स एसेट बनाने वाला हुआ तो बृहस्पति के इस 13 महीने के पीरियड में वो बनने का योग अवश्य बनता है। कहने का तात्पर्य कि बृहस्पति का सुख स्थान में गोचर का भ्रमण आपके सुखों में वृद्धि करने में सदैव सहायक होगा, क्योंकि आपकी जन्म लगन कुंडली में वो अच्छा बैठा है। तो जहाँ से गोचर का भ्रमण होता चला जाएगा आपको वो शुभ फलकारी होता चला जाएगा। यहाँ से बृहस्पति देव ने जितनी दृष्टि 8वें भाव पर डाली तो जातक अपने कर्म से, अपनी बुद्धि से, अपनी मेहनत से, अपने परमात्मा पर रखी हुई आस्था और विश्वास से अपनी ऑब्स्टेकल्स को दूर अवश्य कर लेता है और जातक की ऑब्स्टेकल स्वयं ही उसका किया हुआ पाठ पूजन से दूर जानी शुरू होती। यहाँ से जितनी दृष्टि कामकाज पर डाली तो कामकाज में एडिशन होने का योग बनता है, कामकाज में वृद्धि होने का योग बनता है, कामकाज में नई आमदनी जुड़ने का योग बनता है, कामकाज में तरक्की का योग बनता है और अगर जातक जॉब करता है तो जॉब में भी प्रमोशन होने का योग अवश्य बनता है और जातक की पेमेंट का सर्कल और ज़्यादा इंक्रीज होने का योग बनता है, उसमें बढ़ोतरी होने का योग बनता है। यहाँ से बृहस्पति देव ने जितनी दृष्टि 12वें भाव पर डाली, विदेशों से ट्रांजैक्शन होने का योग बनता है, अस्पताल का पुराना चला आ रहा खर्चा उसमें बहुत बड़ी कमी आने का योग बनता है, व्यय कम होने का योग बनता है, विदेश सेटलमेंट होकर के वहाँ भी अच्छा व्यापार चलने का योग बनता है। यहाँ कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना कि 12वें भाव संबंधी भी सारे पॉजिटिव रिजल्ट मिलने का योग जातक के लिए अवश्य बनाते हैं। तो जिनकी जन्म लगन कुंडली में बृहस्पति देवता अच्छे पड़े हैं उनके लिए चौथे भाव संबंधी भी अच्छे रिजल्ट, अष्टम भाव संबंधी भी अच्छे रिजल्ट, दशम भाव संबंधी भी अच्छे रिजल्ट और 12वें भाव संबंधी भी सारे अच्छे रिजल्ट ही मिलने का योग बनता है। तो प्रिय दर्शकों, यहाँ हमारे गोचर का टॉपिक खत्म होता है, लेकिन फिर इसकी समरी करता हुआ आपको एक बता दूं कि जब भी गोचर का विवेचन करें सबसे पहले ये याद रखें कि आपकी जन्म लगन कुंडली में जिस ग्रह के गोचर का भ्रमण आप देखने जा रहे हैं उसका स्टेटस क्या है, वो किस अवस्था में पड़ा है, क्या
वो अपनी दशा अंतर्दशा में आपको शुभ फलकारी है। अगर वो अपनी दशांतरा में आपको शुभ फलकारी होगा तो गोचर में आया हुआ उसका भ्रमण जिस भी भाव में जाए वो वहां से शुभता के फल ही देगा। लेकिन अगर आपकी जन्म लगन कुंडली में ही वो खराब पड़ा है, अशुभ पड़ा है, 6, 8, 12 में पड़ा है, नीच अवस्था में पड़ा है, अस्त अवस्था में पड़ा है, 0 डिग्री पड़ा है, 29 डिग्री पड़ा है, कहने का तात्पर्य कि अपनी दशांतरा में वो शुभ फल देने में सक्षम नहीं है, तो गोचर में आया हुआ भ्रमण चाहे जितने मर्जी अच्छे घर में चला जाए वो वहां से आपको शुभ फल नहीं देगा, वो सदैव आपको अशुभता के ही फल देगा, क्योंकि आपकी जन्म लगन कुंडली ही आपके गोचर को पढ़ने और समझने का आधार माना जाता है। और दूसरी सबसे बड़ी बात जो मैं पहले से ही आपको समझाता चला आया हूँ, आज फाइनली उस बात को रिपीट कर देता हूँ ताकि आप अच्छी तरह समझ पाएं। जितने डिग्री वाइज बलाबल लेकर के वो आपकी ग्रह जन्म लगन कुंडली में बैठा होता है, सारी जिंदगी गोचर में उतने डिग्री का ही फल देता है, चाहे गोचर में भ्रमण करते हुए उसकी रोज डिग्री बदले। क्योंकि हमारी जन्म लगन कुंडली 2 चीज़ों पर आधारित होती है। हमारा फलादेश जो भी हम करते हैं या जो भी अच्छे ज्योतिष विद्वान किसी भी कुंडली का फलादेश करते हैं वो 2 चीज़ों को नींव मान के चलते हैं। पहली चीज़ आपकी कौन सी महादशा और अंतरदशा चल रही है, इस बात का विवेचन करना आपको सही ढंग से आना चाहिए। दूसरी चीज़ कुंडली का गोचर का विवेचन साथ में पैरेलली आपको अवश्य करना चाहिए ताकि आपको पता चल पाए 50% आपकी दशांतरा रोल प्ले करती है आपकी कुंडली की मूवमेंट में और 50% आपका चल रहा गोचर आपका रोल प्ले करता है कुंडली के किसी भी इवेंट को हैपन करने में। तो ये दोनों रेल की दोनों पटरियों की तरह होते हैं, इनमें से एक भी चीज़ अगर बिगड़ जाती है तो आपके रिजल्ट नहीं मिलते। और बहुत सारी कुंडलियों में हमने देखा है दोनों ही चीज़ें बिगड़ी होती हैं जिसकी वजह से जातक एक बहुत ज़्यादा दयनीय हालत में होता है। गोचर भी पूरी तरह बिगड़ जाता है, कहीं साढ़सती टैया आ गया और आपकी दशा अंतरदशा भी कहीं बहुत ज़्यादा बिगड़ गई, तब जातक पत्रियां लेकर के बार बार दर दर घूमता है कि कहीं से उसे सुख की सांस मिले, कहीं से उसे सही दिशा और राहत मिलने का योग बने। तो ये दोनों चीज़ें कुंडली विवेचन का नींव है और आज मेरी ये कोशिश रही कि मैं आपको सही ढंग से गोचर की विस्तृत जानकारी दे पाऊँ जो गोचर आपकी जन्म लगन कुंडली पर आधारित है। चाहे मीन लगन की कुंडली के लिए सबके लिए बृहस्पति देव 4थे भाव में ही मूव किए हैं, लेकिन सबके लिए ये 4थे भाव संबंधी खराब रिजल्ट भी नहीं देंगे, सबके लिए ये अच्छा फल भी नहीं देंगे। अच्छा फल उनके लिए देंगे जिनकी जन्म लगन कुंडली में अच्छे पड़े हैं, खराब फल उनके लिए देंगे जिनकी जन्म लगन कुंडली में खराब पड़े हैं और अपनी दशा अंतरदशा में सदैव आपको अशुभता के फल देंगे। क्योंकि योग कारक का निर्णय ये देखकर मत कीजिएगा कि मेरी ये जन्म लगन की कुंडली है और ये अच्छे भावों का स्वामी है तो ये ग्रह मेरा योग कारक बन गया। ये कुंडली विवेचन का सही तरीका नहीं है प्रिय दर्शकों, ये टोटली गलत तरीका है। जब भी आप कुंडली में चल रही दशा अंतरदशा का निर्णय करें तो सबसे पहले ये देखें कि जिस ग्रह की भी दशा अंतरदशा चल रही है उसकी कुंडली में प्लेसमेंट कहाँ है। हो सकता है उसकी प्लेसमेंट ही गलत जगह हो और वही आप उसको योग कारक ग्रह समझने की गलती करती रहें और उसकी दशा अंतरदशा ही आपके जीवन यापन का पट्टा बिठा दे। तो ये कुंडली विवेचन करने का सही तरीका समझ लीजिए ताकि आप सटीक कैलकुलेशन, सटीक प्रेडिक्शन के नज़दीक पहुंचते चले जाएं। तो प्रिय दर्शकों, आज का टिप ऑफ द डे देता हूं, नोट कर लीजिए। आजकल आप सभी जानते हैं कि भौतिक युग है, इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स बहुत ज़्यादा मेजर रोल प्ले करती हैं। अगर आपके बिजली के उपकरण बार बार ख़राब होते हों तो एक सिंपल नारियल लेकर के शनिवार के दिन अगर आप जल प्रवाह कर देते हैं तो राहु देवता का पाप प्रभाव शांत होगा और आपके बिजली के उपकरण कम खराब होकर के आपको बचने का रास्ता देंगे। क्योंकि आजकल युग ऐसा है कि जिसके बिना बिजली के उपकरण के आप अपना जीवन यापन चलायमान नहीं कर सकते। तो प्रिय दर्शकों, आज अपनी वाणी को यहीं विराम देता हुआ हम सब के लिए मंगल कामना करता हुआ शनिदेव से ये प्रार्थना करता हूँ कि हे शनिदेव हम सब पर अपनी कृपा दृष्टि दया दृष्टि सदैव बनाए रखें। जय शनिदेव।